जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस। अंकल सोरोस। जॉर्ज सोरोस। आखिर कौन है ये इंसान? कौन है वो इंसान जो हमारे पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करता है, जिसके बारे में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बोलते हैं कि वो एक ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड और एक डेंजरस पर्सन है, जिसके बारे में स्मृति ईरानी कुछ ऐसा बोलती हैं। मैन हू ब्रोक द बैंक ऑफ इंडिया। जिसके बारे में फोर्ब्स कहता है कि ही इज द मोस्ट जनरस गिवर, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसने सिर्फ चैरिटी में $32 बिलियन डोनेट कर दिए और उसके बाद भी उसका खुद का देश उसको रोकने के लिए एक लॉ पास करता है, स्टॉप सोरोस लॉ। जिस इंसान के बारे में 17 फरवरी 2023 से पहले शायद सिर्फ इन्वेस्टर कम्युनिटी के लोग जानते थे, आज उसको देश का बच्चा बच्चा जानने लगा है, क्योंकि प्राइम टाइम पे हर न्यूज चैनल पे सिर्फ उसकी बात होती है। आज हम जानेंगे उसी इंसान के बारे में। इस वीडियो में करेंगे हम पूरी एनालिसिस और आपको समझाएंगे जॉर्ज सोरोस कौन है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका शायद 1 मिनट का समय लगेगा, बट वो 1 मिनट हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इसी के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ और शेयर करें और वीडियो को वायरल करने में हमारी हेल्प करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ग्रेटफुल रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। The man who broke the Bank of England, the man who destroyed the economies of many countries. कई देशों को बर्बाद करके पैसा कमाने वाले इस व्यक्ति का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक जीव परिवार में हुआ था। एक जीव थे, उसके बाद भी इजराइल कहता है कि ये एक नाजी सपोर्टर है। हंगरी में पैदा होने के बाद भी इनके खुद के देश के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। इनके खुद के देश ने इनके अगेंस्ट एक लॉ पास किया है। ये 92 ईयर्स के व्यक्ति तब जन्मे थे जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू ही होने वाला था। उस समय इनका नाम श्वार्ट्ज था, लेकिन इनके परिवार ने इनकी जियो आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इनका नाम चेंज करके जॉर्ज सोरोस कर दिया। जब ये 13 साल के थे तब हिटलर ने हंगरी के ऊपर में कब्जा कर लिया और जीव लोगों के लिए दिक्कतें और बढ़ने लगी। बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया गया, परिवारों को बंदी बनाया जाने लगा और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा। उस समय पे जॉर्ज सोरोस ने रियलाइज किया कि जहां बाकी लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है, इनको तो कोई छूता भी नहीं है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का समय इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था, और ऐसा ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने अपने फादर को एक हीरो बनते हुए देखा था। ऐसा ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने सर्वाइवल के टिप्स सीखे थे और शायद इसी समय इनको ऐसा लगने लगा कि ये बाकी लोगों से काफी ऊपर है। इनको ऐसा लगने लगा कि ये बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। इनके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया। जब ये 17 साल के थे तब ये हंगरी से पेरिस चले गए और फिर पेरिस से आ गए ये लंदन, जहां पर इन्होंने ज्वाइन किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भारत के उसी यूनिवर्सिटी जैसा है जहां बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, प्रोटेस्ट ज्यादा करते हैं। खैर, यहाँ के प्रोफेसर्स भी और यहाँ का करिकुलम भी सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ था, जिसका इन्फ्लुएंस सोरोस के ऊपर में आया। यहाँ पे सोरोस को अपने गुरु मिले कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर का भी इन्फ्लुएंस सोरोस के ऊपर बहुत ज्यादा आया और इनकी पढ़ाई की वजह से ही इन्होंने बाद में एक थ्योरी डेवलप करी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। ये थ्योरी कहता है कि किसी भी चीज का प्राइस सिर्फ उसके फंडामेंटल्स पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो लोग उस चीज को खरीद रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, स्टॉक हो या करेंसी, उनके आइडियाज और सेंटीमेंट पे भी डिपेंड करता है। और इसी आइडियाज और सेंटीमेंट की वजह से मार्केट में कई बार प्रो साइक्लिकल बूम्स और बस्ट आते हैं, मतलब मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके बाद में जॉर्ज सोरोस ने कई देशों को बर्बाद किया। सोरोस शुरुआत में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन अच्छे ग्रेड्स नहीं हो पाने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने वेटर से लेकर के पोर्टर तक का काम किया है, लेकिन इन्वेस्टिंग में उनको पहला ब्रेक तब मिला जब लंदन के एक बैंक सिंगर एंड फ्रीडलैंडर ने उनको एक जॉब ऑफर किया। 2 साल यहाँ काम करने के बाद वो न्यूयॉर्क चले गए, जहां पे FM मेयर नाम की एक कंपनी में उन्होंने आर्बिट्राज ट्रेडर का काम किया। 1969 में सिर्फ $4.25 मिलियन के साथ उन्होंने अपनी खुद की पहली हेज फंड शुरू की, जिसका नाम था डबल ईगल। सिर्फ 4 साल में उस पैसे को उन्होंने $12 मिलियन कर दिया। 1917 में उन्होंने स्टार्ट करी सोरोस फंड मैनेजमेंट, जिसका नाम बाद में क्वांटम फंड हुआ। 1970 से 2000 तक सिर्फ 30 सालों में इस कंपनी ने लगातार हर साल 30% से ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि बोलने में भी असंभव लगता है। अगर हिस्ट्री के पन्नों को कभी भी पलटा जाएगा तो जॉर्ज सोरोस का नाम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स और हेज फंड मैनेजर्स की लिस्ट में काफी ऊपर आएगा।
जॉर्ज सोरोस उन लोगों का पैसा मैनेज करते थे जो शायद फोर्ब्स की लिस्ट में तो नहीं हो, बट दुनिया के सुपर रिच, सुपर पावरफुल लोगों की लिस्ट में जरूर आते थे। ये लोग वो थे जिनके पास काफी इन्फ्लुएंस और काफी पावर था। अब आते हैं उस घटना के ऊपर में जिसने जॉर्ज सोरोस को टाइटल दिया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। 1989 में जब बर्लिन वॉल गिर रहा था और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था, उस समय जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया स्टेबिलिटी और ग्रोथ का। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जर्मनी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी कई सारी चीजों के लिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहुत ज्यादा होता था और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं वेस्टर्न यूरोपियन रेट मैकेनिज्म, यानी कि ERM। ये मैकेनिज्म करेंसी रेट को आर्टिफिशियली मैनेज करता था। मतलब अगर किसी करेंसी का भाव बहुत ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लेकर के आना, और अगर बहुत नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर लेकर के आना। इससे ट्रेड करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडियन करेंसी आज डॉलर के अगेंस्ट 82 रुपीस की है और एक हफ्ते बाद अगर वो 90 की हो जाती है, उसके एक हफ्ते बाद अगर वो वापस से 75 की हो जाती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मैकेनिज्म के काम करने के लिए द अंडरलाइंग इकोनॉमी शुड बी स्टेबल। अंडरलाइंग इकोनॉमी का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब इंग्लैंड की एंट्री इस मैकेनिज्म में हुई तो वो 6% के स्लैब पे हुई। मतलब अगर इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग 6% से ऊपर जाएगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड उसको नीचे लेकर के आएगी वापस, और अगर 6% से नीचे जाएगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड उसको वापस ऊपर लेकर के आएगी। जॉर्ज सोरोस को ऐसा लगा कि ये 6% का रेट बहुत ज्यादा है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी उस समय बहुत अनस्टेबल थी। 1992 में इंग्लैंड में 13% का इन्फ्लेशन था, जो कि जर्मनी से 3 गुना थी, ट्रिपल थी। वहां का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा था कि वो अपने एसेट्स को खुद डैमेज कर रहे थे। तो थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक जॉर्ज सोरोस को ऐसा लगा कि ये बबल अब बस्ट होने ही वाला है, और इसी एंटिसिपेशन में उन्होंने ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब कि किसी चीज को आप 100 रुपए में पहले ही बेच देते हैं और बाद में उसको 90 में खरीद लेते हैं तो आपका 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। जॉर्ज सोरोस ने पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट करना शुरू किया। 16 सितंबर 1992 तक जॉर्ज सोरोस अकेले $10 बिलियन की पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट कर चुके थे, और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, उन्होंने पहले इतने अच्छे रिटर्न्स दिए थे कि बाकी के भी जितने हेज फंड मैनेजर्स थे, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी पाउंड स्टर्लिंग को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि वो करेंसी को मैनेज नहीं कर पाई और उनको मजबूरी में पाउंड स्टर्लिंग को फ्री फ्लोट करवाना पड़ा। मतलब आर्टिफिशियली मैनेज करने की जगह अब उसका जो रेट है वो मार्केट में ट्रेड के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा, जिसकी वजह से पाउंड स्टर्लिंग 15% से नीचे गिरा और सोरोस को सिर्फ एक महीने में $1.5 बिलियन का, $1.5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, और उनको टाइटल मिला द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। सोरोस को ये समझ में आ गया कि इस तरीके से वो और पैसा, बहुत पैसा बना सकते हैं, तो वो पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे जहां पे ऐसी कोई गलती करे कोई भी देश जिसकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो और उसका वो फायदा उठा सके। और बहुत देर नहीं हुई, सिर्फ 5 साल के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थाईलैंड में। 1997 में थाईलैंड भी अपनी करेंसी को फिक्स रेट पे लेके चल रहा था। उसकी करेंसी भी फिक्स थी डॉलर्स के, यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट में, लेकिन जो इकोनॉमी थी वो बहुत अनस्टेबल थी। सोरोस को लगा कि यहाँ फिर से अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने $1 बिलियन थाई बाट को शॉर्ट किया। मजबूरी में गवर्नमेंट को अपने बाट को फ्री फ्लोट में डालना पड़ा और वहां की करेंसी 40% से नीचे आ गई। सोरोस को फिर से बहुत सारा फायदा हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ वो इस रूप में था कि 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। थाईलैंड की इस क्राइसिस की वजह से एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी देश थे, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, ऐसे कई सारे देशों में एक इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ और उन सभी की करेंसी भी नीचे की तरफ आई। थाईलैंड आज तक उस क्राइसिस से रिकवर नहीं कर पाया है। सोरोस ने यही काम जापान में येन के साथ में भी किया, और इस तरीके से अलग अलग देश की इकोनॉमी को बर्बाद करके, तबाह करके उन्होंने अपने पैसे बनाए हैं।
ये बिलियनियर जिसने देश की इकोनॉमीज को बर्बाद करके अपना पैसा बनाया है, वैसे तो कहते हैं कि इनका एजेंडा डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, सोशलिज्म को बढ़ावा देना है, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, डिक्टेटरशिप और करप्शन जैसे इश्यूज से लड़ना है। लेकिन अगर किसी के घर को तबाह करके, इकोनॉमी को बर्बाद करके पैसा कमाना सोशलिज्म की निशानी है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, तो ये हिपोक्रेसी है या आयरनी, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन एस जयशंकर कहते हैं कि ये एक ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड और एक डेंजरस इंसान है, क्योंकि जब तक किसी देश का काम या गवर्नमेंट इनकी आइडियोलॉजी से मैच करता है तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वहाँ का गवर्नमेंट या वहाँ की सरकार, वहाँ का कामकाज इनकी आइडियोलॉजीज को मैच नहीं करता है तो बात कुछ और हो जाती है। सोरोस को राइट विंग गवर्नमेंट से नफरत है। जिस भी कंट्री में एक राइट विंग गवर्नमेंट है, वहां के लीडर को ही डिक्टेटर बोलना शुरू कर देते हैं और उस कंट्री को वो एक क्लोज सोसाइटी बोलने लगते हैं। ऐसा इन्होंने यूएसए, चाइना, रशिया, ब्राजील और इंडिया जैसे कई देशों के साथ में किया है। वो चाहते हैं कि वहाँ की सरकार बदल जाए और वहाँ एक ऐसा लीडर आए जिनका काम करने का तरीका, जिनकी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है। और इसके लिए ये अपने फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू उस देश के एंटी सोशल ग्रुप्स, एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स को फंडिंग देना स्टार्ट करते हैं, ताकि देश में दंगे भड़के, प्रोटेस्ट हो सके और करंट गवर्नमेंट को लेकर के पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अभी कुछ दिनों पहले ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ देखा गया था। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन आपको निकालना है, ये आप खुद निकाल लीजिए। जैसे ही उस देश की सरकार बदलती है, ये उसके नए गवर्नमेंट की, नए लीडरशिप की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। यूएसए के ट्रंप और ब्राजील के बोल्सोनारो को इन्होंने एक टाइम पे डिक्टेटर बोला था और जब वहां की सरकार चेंज हुई तो उनके नए लीडर्स की तारीफ करना स्टार्ट कर दी और दुनिया के बाकी लीडर्स से रिक्वेस्ट की कि आप इनका सपोर्ट करें। मेरे हिसाब से जॉर्ज सोरोस का सिर्फ एक एजेंडा है कि जो मैं बोलूं वो हो, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए, और अगर वैसा होता है तो सब कुछ ठीक है, अदरवाइज ये सही नहीं है। अगर खुद के आइडियाज को दूसरों पे इम्पोज करने को सोशलिज्म कहते हैं तो मैं ऐसे सोशलिज्म के अगेंस्ट हूं। और इनके इसी हरकत की वजह से कई सारे लोग इनको एजेंट ऑफ केओस भी कहते हैं। जॉर्ज सोरोस की करंट नेटवर्थ भी $8.5 बिलियन से ज्यादा है और वो अपने इस अथाह पैसे का इस्तेमाल देशों को बर्बाद करने के लिए, उनको खोखला करने के लिए करते हैं। और इस काम के लिए वो इस्तेमाल करते हैं अपने फाउंडेशन को, जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन उन्होंने 1993 में स्टैब्लिश करी थी। इस फाउंडेशन में वो अभी तक $32 बिलियन का डोनेशन दे चुके हैं। इस पैसे से कई सारे भलाई के काम भी होते हैं, जैसे कि जीरो हंगर, विमेन्स रिफॉर्म, LGBTQ+ रिफॉर्म्स, एजुकेशन इत्यादि इत्यादि। लेकिन मोस्टली इस पैसे का इस्तेमाल जॉर्ज सोरोस के प्रोपेगेंडा, आइडियोलॉजी और उनके एजेंडा को प्रमोट करने के लिए होता है। इस फाउंडेशन का इस्तेमाल वो एक शील्ड की तरह करते हैं। OSF 70+ कंट्रीज में एक्टिव है और उन कंट्रीज में ये वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया हाउसेस को, जर्नलिस्ट्स को या एकेडमिया को फंडिंग देता है, जो कि जॉर्ज सोरोस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ा सके। OSF को उनके खुद के देश हंगरी से बैन कर दिया गया है, वहां से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद OSF को जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि OSF वैसे फाउंडेशन को फंड कर रही थी जो कि हंगरी के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री करवा रहे थे। वैसे तो सोरोस फिलहाल चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और अडानी को लेकर के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास किए हैं। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. लेकिन उनके कंट्रोवर्सीज की लिस्ट बहुत लंबी है। साल 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप की सरकार गिराने के लिए OSF ने $6 मिलियन की फंडिंग हिलरी क्लिंटन के कैंपेन को दी थी। ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी ऐसे कई सारे ग्रुप्स को फंडिंग मिली थी OSF के थ्रू, जो कि दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। उनके खुद के देश हंगरी के प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन कहते हैं कि अपने देश में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उनकी सरकार नहीं बन पाए और लोगों के व्यूज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। सोरोस के ऊपर इल्जाम है कि अपने ग्लोबलाइजेशन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए यूरोप में वो इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं।
सोरोस के ऊपर इंडिया के अंदर में जब CAA और NRC के दंगे हो रहे थे तो उस समय इंडिया में कई सारे ग्रुप्स को फंडिंग देने का इल्जाम था, जो ग्रुप्स इंडिया के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रही थी। 1997 एशियन फाइनेंशियल मार्केट क्रैश के टाइम पे थाईलैंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में मिल करके करेंसी मैनिपुलेशन करने का भी इल्जाम इनके ऊपर लगा था। जब साल 2020 में भारत सरकार ने कई सारे NGOs को बैन किया, उनके लाइसेंसेस को कैंसिल किए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे NGOs थे जिनको फंडिंग OSF के थ्रू आती थी, जिसको जॉर्ज सोरोस ने स्टार्ट किया था। साल 2020 में ही भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने OSF के एक्टिविटीज को फ्लैग करते हुए कहा कि इनकी एक्टिविटीज नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं है। राफेल डील को लेकर के फ्रांस के जिस NGO ने कंप्लेन किया था, उस NGO की भी फंडिंग OSF के थ्रू ही आती थी। सोरोस के ऊपर ये भी इल्जाम लगे हैं कि जब ये यूनिवर्सिटीज को फंड करते हैं तो वहां के पॉलिसीज और करिकुलम में बहुत इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं। सोरोस के ऊपर मीडिया को फंड करके मीडिया हाउसेस को इन्फ्लुएंस करने के भी इल्जाम कई बार लगाए गए हैं। जितनी भी बातें मैंने पहले बोली उनमें से कई सारी बातें सिर्फ आरोप हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है। जॉर्ज सोरोस वैसे तो ओपन सोसाइटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन जब साल 2011 में अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने एक नया लॉ पास किया ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, तो सोरोस ने अपने क्वांटम फंड को बंद कर दिया, क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टर्स और अपने ट्रांजैक्शंस की डिटेल SEBI के साथ में शेयर नहीं करनी थी। ऐसा क्या था छुपाने के लिए, ये आप खुद डिसाइड करें। जॉर्ज सोरोस बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, लेकिन उनके एक्शंस की वजह से न जाने कितने देश बर्बाद हुए हैं, वहां के लोगों का रोजगार छीना गया है, वहां के घर तबाह हुए हैं। ये कैसी ह्यूमैनिटी है, ये आप डिसाइड कीजिए। जॉर्ज सोरोस वैसे तो बात करते हैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की, लेकिन उन्हीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं जो इलेक्शन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, जो कि वहां के लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सके। क्या ये एक फेयर डेमोक्रेसी है, ये आपको डिसाइड करना है। प्रॉब्लम है हमारे देश में और कहाँ नहीं होती है, उन प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन करने का अधिकार हमारे पास है, अपने लीडर को क्रिटिसाइज करने का राइट हमारे पास है, क्योंकि ये राइट हमको डेमोक्रेसी देता है। लेकिन वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारी सरकार है, वो हमारे PM है और हम इस देश के नागरिक हैं। ये अधिकार हम किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। कल तक जिस इंसान को कोई जानता भी नहीं था, आज उसकी बात को हम इतना वैल्यू देके बैठे हैं जैसे कि वही सब कुछ है और दुनिया का सारा पॉलिटिकल ज्ञान सिर्फ उसके पास में है। सोरोस की हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने हमेशा देश को बर्बाद करके पैसा बनाया है, तो क्या गारंटी है इस बात की कि वो भारत की करेंसी को शॉर्ट सेल नहीं करेंगे? क्या गारंटी है इस बात की कि वो भारत के डेवलपमेंट से नहीं बल्कि भारत के डाउनफॉल से पैसा कमाएंगे? That I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. उनको सपोर्ट करने से पहले, उनकी बात को सीरियसली लेने से पहले इन सारी बातों को सोचना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इन सभी बातों पर सोचिए, विमर्श कीजिए और उसके बाद अपना एक डिसीजन बनाइए कि आपको क्या उनकी बात को सीरियसली लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कम से कम 3 लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को वायरल करने में हमारी हेल्प करें। इसके लिए मैं आपका बहुत थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल रहूँगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।